हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ेंगे रिसीविंग, रिकॉर्डिंग एंड लेबलिंग ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन। देखिए यहाँ से आपका आज स्टार्ट होता है। हमने अभी तक पढ़ा आपका रैंडम, आपका सॉरी रैंडम नहीं, आपका एरर्स, आपका सिस्टमेटिक एरर और आपका जो आपके रैंडम एरर होती हैं। ठीक है, ये एरर आपके कहाँ कहाँ आपके क्या आते हैं, जो आप प्रोसेस आपका जो होता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर या फिर जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर कहीं पे जो भी आपकी क्या होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो सारे जो एरर्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, वन साइडेड होते हैं, टू साइडेड होते हैं, किसकी वजह से आते हैं, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आते हैं या फिर कुछ अनदर फैक्टर जो जो मैंने आपको बताए उनकी वजह से जो एरर आते हैं। ठीक है, वो कहाँ आते हैं आपके प्रोसीजर के अंदर, जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और उनको क्या करना है आपकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके क्या हो जाते हैं, एरर देर आने का क्या हो जाते हैं, थोड़ा कम हो जाते हैं। देखिए अब आज से हम पढ़ेंगे आपका रिसीविंग, रिकॉर्डिंग एंड लेबलिंग। देखिए रिसीविंग, रिकॉर्डिंग, लेबलिंग का मतलब हो गया आपका प्रोसीजर। ठीक है, जो आप प्रोसीजर फॉलो करोगे हिस्टोपैथोलॉजी लैब में किसी भी टिश्यू का एग्जामिनेशन करने के लिए या फिर डायग्नोसिस करने के लिए। तो देखिए आपका रिसीविंग के अंदर क्या आता है। देखिए मैं थोड़ा आपका इसको ये कर देता हूँ, सिंपलीफाई कर देता हूँ। देखिए रिसीविंग यानी कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। रिसीविंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन और उसको फिक्स करना। ठीक है, जो आप फिक्स करते हो उसको, वो आता है सारा रिसीविंग के अंदर। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट एंड टिश्यू। टिश्यू का इंफॉर्मेशन और आपका जो भी क्या होता है पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, कलेक्ट करनी है और उसको लेबल करना है। उसके बाद जब जब आप क्या करोगे, सारा कलेक्ट कर दोगे डेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको लेबल भी करना है और लास्ट में आपको क्या बनानी है, रिपोर्ट बनानी है। तो ये सारा हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि आपका रिसीव कैसे करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कितने टाइप के आपके स्पेसिमेन होते हैं जहाँ जो हम हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं। ठीक है, बॉडी में कहीं पे भी आपको क्या है, सेल में एबेरेशन आ जाती है, एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, तो वो सीधा सीधा हमारा क्या हो गया, वहाँ से हमारा वो क्या हो गया, वो हमारा पार्ट हो गया या फिर सेंटर हो गया क्या, कलेक्शन का। तो वो रिसीविंग के अंदर आ गया। स्पेसिमेन हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे मेजर पार्ट्स हैं जहाँ से हम मोस्टली क्या करते हैं, आपका जहाँ पे क्या होते हैं, मोस्टली इन्फेक्शंस होते हैं, कैंसरस सेल का फॉर्मेशन होती है या फिर आपका सेल्स में क्या आती है, अब नॉर्मलिटीज आती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, आपका टिश्यूज़ को लेते हैं। तो आपका कुछ मेजर पार्ट हैं जिनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपकी कुछ मेजर पार्ट हो, कौन कौन से मेजर पार्ट हैं जिनको हम क्या करते हैं, आपका जिनका हम जहाँ से हम कलेक्शन करते हैं स्पेसिमेन का। उसके बाद रिकॉर्डिंग में आप लोग क्या क्या करना है और लास्ट में आपका लेबलिंग। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ये क्या है, इस चैप्टर का जो मीन है वो क्या है, आपका प्रोसीजर। हमने प्रोसीजर को कैसे फॉलो करना है और इस प्रोसीजर हमने का एक्चुअली में हिस्टोपैथोलॉजी लैब में करना क्या क्या है। ठीक है, वैसे मैं एक्चुअली आपके एक ऑलरेडी मैं आपको क्या, मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था। तो वो सारा प्रोसेस आपको दोबारा से यहाँ पे रिमाइंड हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ, ये तो आपको क्या है, डेफिनेशन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा यहाँ से भी। ठीक है, आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड टिश्यू कैन बी डिस्टिंग्विश एट टू लेवल्स। ठीक है, द फाइन स्ट्रक्चर इज दैट विच कैन बी डिस्टिंग्विश at level of light microscopy, a magnification of 1000x or less. Electron microscopes are generally employed to study ultrastructure, the detailed structure of the cell, cytoplasm, organelles and membrane that is not discernible with a light microscope. Many techniques have been developed which are designed to preserve the structural integrity of a specimen so that it can be viewed microscopically. The process through which cell structure is preserved is called fixation. देखिए मैंने फिक्सेशन आपको पहले भी बताया था कि हम फिक्सेशन क्यों करते हैं। ठीक है, देखिए आप जब भी क्या करोगे, कभी भी आपका कोई सेल आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो बॉडी से। ठीक है, ऑटोप्सी या फिर बायोप्सी, दोनों में से आप कोई भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, जो सेल होती है, ठीक है, उसको क्या प्यूट्रिफिकेशन से बचाने के लिए, ठीक है, या फिर ऑटोलाइसिस से बचाने के लिए। देखिए अगर लिविंग बॉडी से आप ले रहे हो यानी कि बायोप्सी कर रहे हो तो उसका ऑटोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, ऑटोप्सी कर रहे हो, तब भी उसके सेल में क्या होता है, आपका इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं।
उन सब से बचाने के लिए हम फिक्सेशन करते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फिक्सेशन करना पड़ता है आफ्टर रिसीविंग द स्पेसिमेन। रिसीव जो हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लेंगे, तो हम सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, ताकि जो सेल का स्ट्रक्चर है, फाइन स्ट्रक्चर है, वो कभी क्या ना हो, चेंज ना हो। ठीक है, जो आपकी साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन्स है, वो क्या ना हो, आपका ये ना हो, टूट ना जाए। ठीक है, या फिर आपका डिनेचुरेट ना हो जाए। ठीक है, उनमें किसी टाइप का चेंज नहीं आना चाहिए। अनअदरवाइज क्या है, देखिए हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का यूज़ क्या होता है, आपका सेल की स्ट्रक्चर को जानने के लिए, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई हैं, ठीक है, वो चेक करने के लिए। लेकिन अगर आप क्या करोगे, फिक्सेशन नहीं करोगे, तो उसमें खुद ब खुद कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, और आपका जो टेस्ट होगा उसमें एरर आ गए। तो यहाँ पे एरर आने के क्या होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि अगर आपने फिक्सेशन टाइम पे नहीं किया तो तब भी क्या हो जाती है, आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी लास्ट में, उसमें कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, थोड़ा कुछ कमी आ जाएगी। तो देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपका फिक्सेशन करना है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि जब आप क्या करोगे, कलेक्शन करोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिक्सेशन करना है। सिंस सेल रैपिडली डिटोरिएट आफ्टर द टिश्यू हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, अचीविंग एडुकेट फिक्सेशन इज ऑफ्टन द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क कन्फर्मिंग अ हिस्टोलॉजिस्ट। देखिए इसमें क्या है आपका, जब क्या होता है, जैसे हम बॉडी से रिमूव करते हैं वैसे क्या हो जाता है, उसका डिनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको उसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ सेल के जो फाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। उससे हमें उसको क्या करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। तो ये काम होता है हिस्टोलॉजिस्ट का, ताकि जो उसमें चेंजेस हैं वो क्या रहे, क्या चेंजेस क्या हो, जो आपका फर्स्ट में सेल का पोजीशन था वही आपका पोजीशन क्या हो, आपका ड्यूरिंग एग्जामिनेशन रहे। जब हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं टिश्यू का, तो आपका एग्जामिनेशन के टाइम पे वो क्या रहे, उसी स्ट्रक्चर में किसी टाइप का कोई चेंज ना आए। तो ये था आपका फिक्सेशन, इसको ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आगे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए सेल स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमनली स्टडीड इन द स्लाइस ऑफ टिश्यू called section that are thin enough to allow transmission of electron light or an electron beam. There are many methods of sectioning tissue, and sometimes particular tissue require special techniques. The method most widely employed is called the paraffin method. Although this technique is not universally applicable, it does not work well with the hard tissue such as woody parts of plants or bone from animals. It does present many advantages over alternative methods. The necessary reagents are expensive, readily available, and much less toxic to human than those used in most other techniques. अब देखिए आपका ये क्या है आपका, उसके बाद हम में से क्या करते हैं, जो आपका मैंने प्रोसीजर बताया था आपका, उसमें हम क्या करते हैं, सेक्शन काटते हैं। सेक्शन क्यों काटते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइट पास होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो सेल होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सेल होती है, उसके ऊपर दूसरी सेल होती है, उसके ऊपर तीसरी सेल होती है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, उसको इस टाइप से हम क्या करते हैं, उसको स्लाइस को काटते हैं 4 माइक्रोन लगभग। आपका स्लाइस का जो साइज होता है, थिकनेस जो होती है स्लाइस की 4 माइक्रोन, उसके बेस से वो जब 4 माइक्रोन काटते हैं तो उसमें क्या होता है, लगभग जो सेल की लेयर्स होती है वो बहुत कम आती हैं। इतनी कम आती है कि अगर हम क्या करें, उसमें लाइट पास करें, आपको जो स्लाइड होगी लास्ट में, जो आपकी स्लाइड होती है, उससे जब लाइट पास करें तो आपकी जो सेल हों वो चमकने लगे। जो सेल का क्या, जो सेल के अंदर हमने क्या था, स्टेन डाला था, वो क्या हो, चमकने लगे, ताकि हमें सेल क्या हो जाए, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो साफ दिखाई देने लगे, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो साफ दिखाई देने लगे, ऑर्गेनेलीज हमको क्या करें, क्या हो, क्लियर दिखाई देने लगे। लेकिन अगर क्या होंगी, ज़्यादा आपकी क्या हो जाएंगी, जो सेल्स की क्या है, जो लेयरिंग है सेल्स की, वो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाती है, जो लाइट होती है, ठीक है, वो पास नहीं हो पाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको बहुत पतला काटते हैं। तो ये था आपका, ये आपका सेक्शनिंग के अंडर आता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शनिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आपका पैराफिन वैक्स का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, आपका जो एक प्लास्टिक कैसेट आती है, ठीक है, उसमें एम्बेड करते हैं,
एम्बेड करने से क्या मिलता है, आउटर सपोर्ट मिलता है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, पैराफिन वैक्स में डिप करते हैं जिससे इंटरनल सपोर्ट मिलता है। तो आउटर और इंटरनल सपोर्ट मिलने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी सेक्शनिंग करते हैं। और वो दोनों आउटर और इंटरनल जो सपोर्ट मिले वो किसकी वजह से मिलते हैं, पैराफिन की वजह से, ठीक है। ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ उस वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर भी अगर मैं अभी यहाँ पे बार रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको कि जो आपका क्या होता है, जो पैराफिन वैक्स होता है उसका यूज़ करते हैं हार्डनिंग के लिए, हार्डनिंग यानी कि इंटरनल और आउटर सपोर्ट के लिए, ताकि आपका जो सेल है उसका स्ट्रक्चर में किसी टाइप का क्या ना है, चेंज ना आए, या फिर वो डिनेचुरेट ना हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। तो ये पैराफिन मेथड जो होते हैं वो वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। हर टाइम यूज़ नहीं होते क्योंकि हार्ड टिश्यूज होते हैं, जैसे बोन हो गया, ठीक है, या फिर अगर वुडी पार्ट वगैरह आप प्लांट का कर रहे हो तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, इसका उतना ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि हार्ड टिश्यू को उसको काटने के लिए ज़्यादा हार्डनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। पैराफिन वैक्स का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें हार्डनिंग मिले, लेकिन हार्ड टिश्यू में ऑलरेडी हार्डनिंग होती है, तो वहाँ पे क्या उसका इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब चलते हैं आगे आपका, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन of tissue for presence and absence of changes in their structure due to the disease processes. Histology is the technique of examination of normal tissue. Histopathology is the tool for the diagnosis of tissue abnormalities and cancerous conditions. The specimen is histopathology usually comes mostly from operation theatre in the form of small pieces of tissue immersed in the fixative fluid. There are generally two types of specimen. अब देख लीजिए आपका हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन में क्या होता है। हिस्टोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता देता है। हिस्टोलॉजी क्या होती है, आपका नॉर्मल टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जो क्या करते हो आप, डायग्नोसिस करते हो, या फिर उसके बारे में एग्जामिनेशन करते हो कि आपको किस टाइप का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर की जो ऑर्गेनेलीज हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, उनका साइज़ क्या है, ठीक है, और वो किस टाइप से नॉर्मल कंडीशन में रहती है। और हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब क्या है, जो एबनॉर्मलिटीज उस सेल के अंदर आई है, ठीक है, वो कितना डिफरेंट बनाती है नॉर्मल सेल्स को और आपकी अबनॉर्मल सेल को। उसके अंदर जो अबनॉर्मलिटीज आई हैं वो कितनी आई हैं, किस वजह से आई हैं, ठीक है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आई हैं, या फिर आपका कैंसरस सेल्स की वजह से, या डीएनए में डिनेचुरेशन हो गया, ठीक है, वो किस वजह से आई, ये आता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। उसके बाद आपका किस टाइप से आपका क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है स्पेसिमेन का। ये दो टाइप का है, ठीक है, बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, ठीक है। बायोप्सी क्या होती है आपके, विच इज़ टेकन फ्रॉम द लिविंग बॉडी, यानी कि जो ह्यूमन है, अगर ह्यूमन के पेशेंट है आपका, ठीक है, लिविंग पेशेंट है, ठीक है, तो उसकी बॉडी से अगर आप क्या कर रहे हो, टिश्यू ले रहे हो, तो आपका क्या होता है, उसको क्या कहेंगे, आपका बायोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है, अगर डेड बॉडी, जैसे पोस्टमार्टम होता है, ठीक है, तो पोस्टमार्टम में क्या होता है आपका, जो सेल्स लेते हैं किसी भी डेड बॉडी की, ठीक है, तो वो ऑटोप्सी के अंदर आता है। एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन इट शुड बी चेक दैट इट शुड बी थ्रूली डिप्ड इन प्रॉपर फिक्सेटिव। दिस स्टेप इज जनरली यूजफुल फॉर टिश्यू प्रोसेसिंग। अब देखिए आपको जैसे आप क्या करते हो, कलेक्शन करते हो स्पेसिमेन को, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे क्या आपका यूज़ करना है, आपने फिक्सेटिव यूज़ करना है। फिक्सेटिव आप क्या यूज़ करते हो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मेलिन, ठीक है, 10% फॉर्मेलिन यूज फॉर द फिक्सेशन, ठीक है। फॉर्मेलिन क्या होता है आपका, फॉर्मेलिन इज 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर का 60% वाटर होता है, 40% आपका फॉर्मेल्डिहाइड होता है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन को इतना डाइल्यूट किया जाता है कि उसमें 10% फॉर्मेलिन हो और बाकी आपका 90% क्या होता है, वाटर होता है। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, अपना टिश्यू को डिप कर देते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आपका, जो मैंने ये बताया मेजर बताया कि इस टाइप से हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उस अमाउंट में यूज़ करते हैं। रिसीविंग ऑफ स्पेसिमेन, फर्स्ट आपका क्या होता है, आपका रिसीविंग स्पेसिमेन। और रिसीविंग स्पेसिमेन का सबसे मेन पॉइंट क्या आता है कि आपको फिक्स करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फिक्स करना है। उसके बाद क्या करना है, उसको लेबल, उसके बाद रिकॉर्ड भी करना है, ठीक है। आपको जो उसकी क्या होती है डिटेल्स होती हैं, उन चीज़ों को भी क्या करना है, कलेक्ट करना है। रिसीविंग ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन विच इज रिसीव्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी इज यूजुअली सेंट फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर, सो डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट। The specimen is usually sent in a wide
माउथ बोतल, वाइड माउथ बोतल यानी कि बड़े माउथ की बोतल होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, या प्लास्टिक बोतल होती है, फिर ग्लास बोतल होती है, उसमें हम क्या कर देते हैं, आपका स्पेसिमेन को डाल देते हैं 10% फॉर्मेलिन में, ठीक है। देखिए बड़ा माउथ क्यों होना चाहिए, ताकि आपका टिश्यू उसके अंदर आराम से जा पाए। उसके बाद देखिए दिस स्पेसिमेन विच इज रिसीव्ड इज ऑलरेडी लेबल्ड विद नेम और पेशेंट, एज, सेक्स, सीरियल नंबर, nature of tissue, ward number, clinical history, doctor's name, registration number. All these information should also be written on the receiving from the time of receiving the sample fast a full match all these information with each other and only then received the sample. देखिए आपका डिफरेंट सैंपल्स को आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। डिफरेंट सैंपल्स कहाँ से आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो देखिए एक दो आपका आज मैं आपका डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहला आपका सर्वाइकल स्मीयर। सर्वाइकल स्मीयर क्या होती है, देखिए सर्विक्स के अंदर जो भी क्या होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ पे टिश्यूज़ के अंदर जो भी क्या होते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, उनको क्या करती है, जो सर्विक्स एरिया होता है वहाँ से क्या लिया जाता है, सेल्स ली जाती है, फिर आपको टिश्यू लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्मीयर्स, ठीक है। सर्वाइकल स्मीयर क्या होती है, आपकी जो सेल्स होती है, ठीक है, जो उनको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इसमें टिश्यू का बड़ा पार्ट कलेक्ट नहीं किया जाता है, स्मॉल पार्ट कलेक्ट करते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम द सर्वाइकल मटीरियल कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला, ठीक, विच इज प्लास्टिक स्लैश मटीरियल डिवाइस यूज फॉर कलेक्शन of cervical fluid. Spatula is inserted into the vagina and enters up to the cervix of the uterus. The fluid is collected with the spatula. It is inserted into the vagina through the cervical orifice and rotated at 360 angle. इसलिए देखिए आपने क्या करना है, स्पैचुला का यूज़ करना है। स्पैचुला मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है, वरना आप नेट पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। स्पैचुला क्या होता है आपका, आपको क्या करना है, वजाइना के अंदर एंटर करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, सर्विक्स तक ले जाना है, और वहाँ पे उसको क्या करना है, 360 डिग्री रोटेट करना है, जिस वजह से वहाँ का जो फ्लूइड होता है, ठीक है, और फ्लूइड के साथ क्या होता है, आपकी जो सेल्स होती है वो क्या आ जाती है, वो सारी स्पैचुला के साथ अटैच होकर बाहर आ जाती है। जिस तरह से मैंने आपको स्पुटम का भी बताया था, या फिर नेजोफेरेंजियल स्वैब होता है जो नाक के पीछे होता है, ठीक है, या फिर फेरिक्स का स्वैब होता है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, एक रॉड के थ्रू कलेक्ट करते हैं। उसी टाइप से स्पैचुला से इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सर्विक्स के अंदर। तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है, सर्वाइकल। अगर सर्विक्स के अंदर किसी भी टाइप का अबनॉर्मलिटीज आ रही है सेल में, ठीक है, या वजाइना के अंदर क्या है, किसी भी टाइप की इचिंग या फिर आपका कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्वाइकल स्मीयर का यूज़ करते हैं। वैसे सर्वाइकल स्मीयर है वो स्पेशली किसके लिए यूज़ होती है, सर्विक्स के लिए। सर्विक्स में किसी टाइप का इन्फेक्शन होगा। उसके बाद वजाइना के लिए अलग टाइप का क्या होता है, अलग से क्या करते हैं, हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद देख लीजिए एस्पिरेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्विक्स। अब देखिए एस्पिरेशन, देखिए स्पैचुला क्या होता है, एक लिमिटेड लेंथ तक क्या करता है, अंदर जा पाता है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं। एक पिपेट लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एस्पिरेट डालते हैं। एस्पिरेट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं आपका सर्विक्स में एंटर करवाते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर सर्विक्स तक एंटर करवाते हैं, और उसके बाद पिपेट के थ्रू उसको क्या करते हैं, सक्शन प्रेशर के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारी सेल्स जो होती है वो एस्पिरेट के साथ बाहर आ जाती है। एस्पिरेट यानी कि कोई सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है, जैसे मैंने ब्रोंकियल वॉशिंग्स बताया था आपको कि आपका क्या होता है, लंग्स के अंदर एक ये डालते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, सक्शन प्रेशर के थ्रू ऊपर निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो लंग्स के अंदर कोई भी बैक्टीरिया हो तो बाहर आ जाता है। उसी टाइप से आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम क्या एस्पिरेट को सर्विक्स में डालते हैं और उसके बाद उसको पिपेट के थ्रू सक्शन प्रेशर के थ्रू बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जितना भी फ्लूइड होता है अंदर का, वो फ्लूइड तो बाहर आता है, साथ में अगर बैक्टीरिया तो वो भी बाहर आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे बैक्टीरिया का डायरेक्ट एग्जामिनेशन नहीं करते, हमने यहाँ पे किसका एग्जामिनेशन करना है, सेल का। तो जो सेल्स भी बाहर, जो वहाँ पे सेल्स आएंगी बाहर एस्पिरेट के साथ, उनको वहाँ से कलेक्ट करके हमने क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। अब है उसके बाद एंड सर्वाइकल स्मीयर, vaginal smear. It is very useful for the assessment of hormonal function. Cellular material is collected with the help of scarping done by plastic or wooden spatula upper थर्ड ऑफ वजाइना स्कार्प, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, अगर वजाइनल स्मीयर आपको बनानी है तो स्कार्पिंग करनी है। स्कार्पिंग यानी खुरेचना है आपको, वजाइना के अंदर क्या करना है, स्पैचुला को डालना है, और वहाँ से क्या करना है, स्मूथली
आपको क्या करना है, स्कार्प करना है। स्मूथली स्कार्प करने के बाद क्या हो जाती है, कुछ सेल्स होंगी जो स्पैचुला से क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, और उनको आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो ये आपका क्या कहते हैं, वजाइनल स्मीयर बनती है इससे। उसके बाद एंड सर्वाइकल स्मीयर, इट इज़ मेनली टू फॉलोज अप द कंडीशन व्हेन द सर्जिकल ट्रीटमेंट हैज़ डन। ठीक है, अब देखिए एंड सर्वाइकल स्मीयर क्या होता है आपका, ये सर्जिकल आपको जो स्पेसिमेन कलेक्शन होगी वो सर्जरी के थ्रू होगा। ठीक है, पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, अंदर के पार्ट्स के साथ क्या करना है, इंटरैक्ट करना पड़ेगा, और तब जाके वहाँ से वो लेना पड़ेगा। A cotton tip swab is inserted into the endoergic and rotate it gently. The material is collected in cotton swab, make the smear and do fixation. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है स्पेसिमेन को। ठीक है, और उसके बाद उसको फिक्स करना है। Endomaterial aspiration to collect the gynecological specimen from the endomaterial of versus aspiration is done. देखिए आपका ये आपका एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन। एंडोमेट्रियल क्या होते हैं, देखिए आपका ये आपकी लेयर होती है अंदर की, सबसे जो वजाइना की सबसे टॉप लेयर होती है अंदर की। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन है। ठीक है, यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वहाँ पे जो सेल होती है, वहाँ पे जो एंडोमेट्रियल सेल होती है, उसमें जो वेरिएशन आती है वो एस्पिरेशन के थ्रू क्या किया, उसको एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, बाहर लाते हैं। तो ये आपका गायनोकोलॉजिकल स्पेसिमेन होता है। ठीक है, गायनोकोलॉजिकल स्पेसिमेन फ्रॉम द एंडोमेट्रियल ऑफ वर्सेस एस्पिरेशन इज डन। अ केवा इज done to collect the uterine material with the help of syringe. It should be done in aspect condition, otherwise it can cause infection to patient. Then made the smear and fixed in fixative solution. ठीक है, ये भी आपका सेम होता है। ठीक है, लेकिन ये आप इसमें क्या करते हो, आप सिरिंज का यूज़ करते हो, जिससे आपका यूट्राइन मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है, एस्पिरेट क्या करना है, पहले ऐड करना है, और उसके बाद उसको क्या करना है, सिरिंज के थ्रू क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको फिक्स कर देना है। इसको फिक्स करना क्यों है, क्योंकि आपका क्या होता है, जो आपकी सेल्स है वो क्या है, एस्पिरेट में रहती हैं। ठीक है, और उस एस्पिरेट को क्या कर देना, फॉर्मेलिन के अंदर डाल देना। उसके बाद उसको क्या करते हैं, आपका ये करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि जो एस्पिरेट होता है उसको अलग छोड़ दिया जाता है, और वहाँ से सेल को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका ये जो थोड़े इनको देख लीजिएगा, और आपको ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे रखा है, जैसे आपका यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपका क्या है, आपका डेफिनेशन में आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में मैं आपको लिखा चुका हूँ। आपको बस यहाँ से क्या करना है, मेन पॉइंट लेने हैं, जैसे फाइन स्ट्रक्चर लेना है। ठीक है, आपका मैग्नीफिकेशन लिखना है, फिक्सेशन लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में आपने फिक्सेशन करना है, उसके बाद पैराफिन मेथड यूज़ करना है। ठीक है, बायोप्सी ऑटोप्सी में आपको लिखा चुका हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद रिसीविंग स्पेसिमेन, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको मेन पॉइंट उठाने हैं। ठीक है, जैसे आपको 10% फॉर्मेलिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको कौन सी आपको क्या करनी है, डिटेल लेनी है, जैसे पेशेंट का एज, सेक्स, सीरियल नंबर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से लिखनी है। उसके बाद ये चीज़ आपको कंप्लीट लिखनी है, सर्वाइकल स्मीयर, एस्पिरेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर सर्विक्स, ये चीज़ें आपको पूरी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, ओके, थैंक यू।